Hi everyone. So today's topic of discussion is generic drugs. If you're new to my channel then do subscribe my channel. So let's get started. हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया था कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं जेनरिक ड्रग्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था पी ड्रग के बारे में। ऐसे ही ऑर्फन ड्रग्स होते हैं, जेनरिक ड्रग्स होते हैं, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जेनरिक का बेसिक मतलब क्या होता है, मीन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ क्लास। So basically generic drugs are those drug which is कंपेरेबल टू द ब्रांडेड ड्रग्स। तुमने कभी कभी सुना होगा कि हम जब भी कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई दवाई लेने के बारे में, तो हम कहते हैं कि ये ब्रांडेड मेडिकेशन नहीं है तो मत लेना, सस्ती दवाई मत लेना, है ना। तो जेनरिक ड्रग्स का क्या मतलब होता है कि एक ड्रग जो बिल्कुल कंपेरेबल है ब्रांडेड ड्रग के कंपैरिजन में, उसकी स्ट्रेंथ में भी, उसकी डोजेज फॉर्म में भी, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही होने चाहिए। जब हम उसको यूज़ करें तो सेम यूज़ में भी आना चाहिए, ठीक है। जबकि जो ब्रांडेड ड्रग होता है वो क्या होता है, एक ड्रग जो अपनी सारी डेवलपमेंट, अपनी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लेता है और अप्रूव हो जाता है एफडीए से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इससे अप्रूव होने के बाद उसको एक कंपनी मार्केट कर सकती है एक पर्टिकुलर नेम से, और उस ड्रग का जो भी नेम वो कंपनी रख देती है उसको हम ब्रांडेड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को ना ऐसे समझो कि ब्रांडेड से क्या मतलब होता है। इफ़ यू टेक द ब्रांडेड क्लोथ्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ बेनेटन कंपनी, ऑफ H&M कंपनी, तो हाँ ये बात ज़रूर है कि उस ब्रांड के साथ साथ उस कपड़े की क्वालिटी चेक की जाती है, इसलिए वो बहुत महंगे कपड़े होते हैं कंपैरेटिव टू जो तुम लोकल मार्केट से लेते हो। लोकल मार्केट में वही तुम्हें टी शर्ट 200-300 में मिल जाएगी, जबकि तुम ऐसे ब्रांड्स में जाते हो तो उन्हीं की कॉस्ट 10 टाइम्स हो जाती है, मतलब 2000-3000 रुपये। इस चीज़ को ऐसे समझो। ऐसे ही जब हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब बेसिक मतलब मेडिसिन, तो अगर जब तुम ड्रग्स पे आते हो बट जो कि वो ब्रांडेड है इसलिए वो बहुत महंगी बिकती है, और जबकि इसी का जो जेनरिक वर्जन, लोअर नहीं कहूँगी मैं उसको क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि वो लोअर क्यों नहीं है, बट इसी का जो एक वर्जन है जिसको हमने जेनरिक ड्रग्स बोला वो सस्ते प्राइजेस में मिलेगा और वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल, क्वालिटी सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी उसको गवर्नमेंट पास करती है या जिसके पास अथॉरिटी है वो ड्रग्स को पास ऑन करती है कि इसको मार्केट में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दो टर्म्स और होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी नेम और एक होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ऐसे समझो जो प्रोप्राइटरी नेम होता है कि एक इंडिविजुअल देता है और जिसके पास पेटेंट होता है और वही कॉपीराइट ले सकता है, या जिसके पास कॉपीराइट होता है, मतलब ब्रांडेड ड्रग्स को प्रोप्राइटरी नेम से भी बोल सकते हैं। और जबकि जो नॉन ब्रांडेड या फिर जेनरिक ड्रग्स होते हैं उसको हम नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम रहेगा। एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट क्या होता है, जब हम कोई भी ड्रग बनाते हैं तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है ड्रग बनाने में उसका एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। अब तुमने मान लो एलोवेरा जेल बनाया, तो जो उसमें एलोवेरा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं, इसको बिल्कुल कंसीडर मत करना कि कोई ड्रग के अंदर कंसीडर हो रहा है। सपोजिंगली तुमने एक एलोवेरा जेल बनाया, तो जो उसमें एलोवेरा है वो उसका बेयर मिनिमम एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, साथ में तुम उसके पानी मिलाओगे, रोज़ वाटर मिलाओगे, ABCD कुछ भी चीज़ें मिलाओगे, तो वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे वो उसके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे या फिर एक्सीपिएंट्स हो जाएंगे। जबकि जो मेन काम करने वाला है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट में एजिथ्रोमाइसिन मेन कंपोनेंट है, उसके अलावा तुम जो भी और चीज़ें मिलाओगे उसमें ऑर्डर देने के लिए, फ्रेग्रेंस देने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी कि जेनरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस। अब हमने बोला कि पैरासीटामोल जो हमें पता है एक बुखार की दवाई है, तो जो उसका केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, एसाइटोमाइनोफेन। और ये क्या है, जो पैरासीटामोल या PCM या एसाइटोमाइनोफेन, ये क्या है, ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। ये ड्रग के क्या हैं, नॉन प्रोप्राइटरी, मतलब जेनरिक नेम। तो अगर तुम्हें कोई भी दवाई तुमको मार्केट में जाके किसी केमिस्ट से लेनी है तो तुम उसे बोलोगे कि मुझे पैरासीटामोल 500 दे दो। अब वो तुम पे कोई भी ब्रांड नहीं होगा, ना वो सिप्ला होगा, ना रेनबेक्सी होगा, वो कोई भी दे सकता है, वो अजंता की भी हो सकती है, कोई भी लोकल कंपनी की भी हो सकती है।
अब जबकि तुम जाके स्पेसिफिकली अगर उसको ब्रांड नेम बोलते हो तो फिर वो उसी ब्रांड के निकाल के देता है। जैसे कि अगर पैरासीटामोल को हम अगर केमिस्ट से जाके डायरेक्टली क्रोसिन मांगते हैं तो वो क्रोसिन इसी नाम से मिलेगी, या डोलो 650 मांगते हैं तो वो ब्रांडेड हो गया होगा, तो उसमें भी पैरासीटामोल। चलो अब आगे चलते हैं। अब ना इसके बारे में, जेनरिक ड्रग्स के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। मिथ कैसे कि ये लेस पोटेंट होते हैं, पुअर क्वालिटी की होती हैं, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि लोगों को लगता है ये सस्ती दवाई है तो अच्छी एक्ट नहीं करेगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते होंगे अगर वो जेनरिक मेडिकेशंस हैं, और वो ज़्यादा टाइम लगाती होंगी बॉडी के अंदर एक्ट करने के अंदर, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अब एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं जेनरिक और ब्रांडेड के अंदर। अभी तक हमने ये बोला, अच्छा चलो ये वाली चीज़ मैं तुम्हें आगे समझाऊंगी। अब उसने बोला कि जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं। जेनरिक ड्रग्स आर द सेम एज ब्रांडेड ड्रग्स हैविंग द एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट with a slight change in the inactive principle or the excipient. Generic drugs are the pharmaceutical equivalent of the branded drugs which are approved by the Food and Drug Administration. अब हमें कोई भी ड्रग पहले बनाना है तो सबसे पहले तो क्या होता है, तुमने कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो तुम जब एक ड्रग बनाना शुरू करते हो, या फिर एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप होती है या केमिकल इंडस्ट्री बनती है, वो किस तरह से बन रही है कि उसमें से कोई एक आधा इंसान रिसर्चर होगा। अब वो जो भी इंसान हो सकता है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, कोई और रिसर्च का बंदा MSc BSc वाला इन्वॉल्व हो सकता है। तो कोई भी इंसान जब वो रिसर्च के अंदर घुसता है तो वो पहले एक चीज़ ढूंढता है। सपोजिंगली मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत सिंपल सा, मेरे को या तो कहाँ से वो ओरिजिन मिल सकता है, या वो प्लांट से ओरिजिन हो सकती है चीज़, या वो एनिमल से ओरिजिन हो सकती है। ठीक है, अब मैं प्लांट से कैसे, मान लो मैंने कैरेट में कुछ ढूंढना शुरू करा और मेरे को कैरेट के अंदर पता है कि कैरोटीन होता है। अब मेरे को कैरोटीन को यूज़ करना है किसी दवाई के अंदर, तो मैं उसको यूज़ करना शुरू कर दूंगी। तो वो बेसिक क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू कर दूंगी। अगर मेरा इन तरीके से प्लांट या एनिमल ओरिजिन से मेरे को लगता है कि मैंने उसमें कोई भी रिएक्शन करके देखा, अगर मेरे को लगता है कि मैंने उस प्रोडक्ट को लिया और उसको मैंने किसी भी चीज़ से रिएक्ट किया और मुझे उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस मिले, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी एनिमल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एनिमल टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे ही हमें वो जो प्रोडक्ट मिलता है जिस पे हमें काम करना है, या जिसको हम सोच रहे हैं कि ये ड्रग की तरह एक्ट कर सकता है और हमें मार्केट में लाना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिख देते हैं। अब वो एप्लीकेशन क्या होती है, NDA होती है। NDA का क्या मतलब होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब वो जो हमने एप्लीकेशन लिखी, वो इंडिया के अंदर हम किस कमेटी को दे रहे हैं, इंडिया के अंदर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो DCGI है। अब DCGI क्या है, ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये एक सोसाइटी है या ये एक अथॉरिटी है जहाँ पर हम जो भी इंसान, मतलब तुम 10 लोग हो और 10 के 10 कोई नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो और 10 का अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है या सेम भी है, तो भी पहले हमको इसको एप्लीकेशन लिखनी होगी कि हमारा ड्रग अप्रूव होगा, तब उस पर तुम काम शुरू कर सकते हो। अगर इन्होंने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, इनको लगा कि तुम सही बात बोल रहे हो, कुछ हो सकता है, हाँ तुम कुछ अच्छी डिस्कवरी करने वाले हो, अच्छा रिसर्च में जाने वाले हो, तो ये वाली एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। जैसे ही NDA की एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो तुम्हारा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब तुम एनिमल्स पे ट्राई करना शुरू कर देते हो। अब तुमने एनिमल्स पे डाल के देखा वो प्रोडक्ट, तुमने मान लो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेक करनी है, मान लो मुझे उसकी सिडेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है किसी भी XYZ ड्रग की। सिडेटिव मतलब अगर मैं वो एनिमल को इंजेक्ट करूँगी तो वो सो जाना चाहिए, या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या फिर मैं उसके अंदर ये चेक करूँगी कि कितना टॉक्सिसिटी लेवल क्या है। मतलब मैं सारे बेसिक पैरामीटर्स पहले एनिमल्स में चेक करूँगी, तब मैं जाके मुझे अप्रूवल मिलेगा कि मैं ह्यूमन पे ट्रायल कर सकूं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बेसिक मेथड हो जाएगा कि हमने नया ड्रग जब बनाना है तो कैसे जाना होता है। तो ड्रग की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, तो उसमें कौन कौन सी जगह अप्रूवल चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्वॉल्व रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व रहेगा, अप्रूवल मिलेगा FDA से, तो हमारा काम हो सकता है। अब अगर US के अंदर तुम्हें कोई भी ड्रग अप्रूवल के लिए चाहिए तो उसमें यूज़ होता है US FDA।
तो यूएस एफडीए मेजर अथॉरिटी है। जबकि तुम्हें इंडिया के अंदर कोई ड्रग अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें उसमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर होता है CDSCO। CDSCO क्या है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर DCGI है। ठीक है, ड्रग कंट्रोल जो जनरल ऑफ इंडिया है वो किसके अंडर है? CDSCO के अंडर। ठीक है, तो अब उसने बोला कि व्हेन अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू ड्रग इट इज़ ऑफन आफ्टर द ईयर्स ऑफ रिसर्च सो इट अप्लाइज फॉर इट्स पेटेंट। अब एक चीज़ और याद रखो, जब एक ड्रग है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है या एक इंडस्ट्री है, वो कोई भी नया प्रोडक्ट ढूंढने वाली है तो फ्री में कुछ नहीं होने वाला। तुम FDA से लेके हर जगह पर तुम जितना भी वो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होगा ना कि तुम ये कहीं पे भी नहीं होता कि तुम आलू में से सोना निकाल दो, राइट? तो ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली। तो अब तुमको, अगर तुम्हें लग रहा है कि आलू के अंदर कोई एंजाइम है या कोई प्रोटीन है, मुझे उस पर काम करना है, तो वो निकालोगे, उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, टेस्टिंग करोगे, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सारे ट्रायल्स में पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, टाइम लगेगा। एक ड्रग को टोटल बनने में 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। इतना टाइम लगता है एक न्यू ड्रग को मार्केट में आने में। अगर तुमको उसका कॉपी बनाना है तो तुम्हारा बहुत सिंपल है ना, कॉपी इज़ वेरी इजी। बट जब तुम कोई नई रिसर्च कर रहे हो, न्यू ड्रग के बारे में वो बोल रहा है कि इट इज़ ईयर्स ऑफ रिसर्च, तो क्या करती है वो कंपनी, जब उसे पता लग जाता है कि मेरा ये नया ड्रग है, तो वो सबसे पहले अपने पेटेंट के लिए अप्लाई करती है कि सिर्फ मैं और मेरे को ही मिलना चाहिए ये। मतलब उसकी मोनोपोली हो जाती है मार्केट में कि वो सिर्फ वही कंपनी रिसर्च कर रही है और वही अगर प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका बेनिफिट लेगी और कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। तभी डिफरेंस है ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स के अंदर। वो क्या बोल रहा है कि विच प्रोहिबिट्स एनी अदर फ्रॉम मार्केटिंग द सेम ड्रग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड सो द कॉस्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड द रिसर्च कैन बी रिकवर्ड। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे समझना है कि जब तुम कोई नई चीज़ पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, 15-20 साल तुमने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया, लोग लगाए, सब कुछ, तो उसमें से तुम्हें प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हें इतना टाइम देती हैं या गवर्नमेंट तुम्हें इतना टाइम देती है 15 से 20 साल का कि तुमने जितना भी पैसा लगाया था, अब तुम उस पैसे को रिकवर कर सको, तो तुम उसमें से प्रॉफिट भी ले सको और रिकवर भी कर सको अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए उस कंपनी की मोनोपोली होती है। द कंपनीज मार्केट द ड्रग ऑन द हायर प्राइजेस टू कंपनसेट द मनी स्पेंड टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो मेरे को उसका प्रॉफिट भी होना चाहिए, इसलिए वो जो कंपनी मार्केट करती हैं उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। जैसे सिप्ला ने कुछ निकाला, रेनबेक्सी ने कुछ निकाला, तो उसके प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे एज़ कंपैरेटिव टू जो लोकल मार्केट ने प्रोडक्ट निकाले हैं। ठीक है, अब उसने ये बोला कि द टाइम फ्रॉम फिलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन टू द अप्रूवल फॉर मार्केटिंग ऑफ अ न्यू ड्रग मे बी 5 years कंसिडरेबली। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि FDA ने तुमने उसको दिया और वो 2 मिनट में तुम्हारा एप्लीकेशन साइन करके दे रही है, ऐसे इतना फ्री नहीं बैठी हुई है FDA। ठीक है, तो तुम्हारा ड्रग, तुम्हारे जैसे बहुत सारे रिसर्चर हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पेटेंट कर दो, हमारा पेटेंट कर दो, तो ये एक फाइल बना के या तुम एक डॉक्यूमेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन के नाम से लिख के भेजोगे, उसमें करीब 300 से 500 दिन लग जाते हैं कभी कभी FDA अप्रूवल में। तब तक तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपनी तरफ से रिसर्च कर ही जा रहे हो, तो तुम्हारा 1-2 साल तो ऐसे ही लग गए। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि मार्केटिंग के लिए वो 5 साल तो मिनिमम मान के चलो कि तुमको इस रिसर्च में, प्री क्लिनिकल या एनिमल ट्रायल्स में ही लग जाएंगे। उसके बाद का जो पीरियड है वो, मतलब जिस दिन से तुम्हारा पेटेंट हुआ या जिस दिन से तुमने उनको बोला कि हम ये FDA का फॉर्म भरा, उस दिन से लेके जब तक तुम्हारा मार्केट में रहेगा, वो टोटल ड्यूरेशन 20 years होगी, जिसमें तुम्हारे पास पेटेंसी रहेगी या तुम्हारी कंपनी के पास मोनोपोली रहेगी मार्केट करने की। उस डे से, जिस दिन से पेटेंट ख़त्म हुआ, लाइसेंस ख़त्म हुआ, कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को वापस से लॉन्च कर सकती है। अब वो जो नई कंपनी है वो कैसे लॉन्च करेगी, वो दोबारा से एक एप्लीकेशन लिखेगी कि ये वाली जो कंपनी थी इसका पेटेंट खत्म होने वाला है और हम एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपके पास भेज रहे हैं। इस बार वो NDA नहीं होगा, इस बार वो कौन से नाम से आएगी, ANDA के नाम से,
ANDA का क्या मतलब, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब इसमें क्यों इनको क्या फ़ायदा है, इनको ये फ़ायदा है कि ना इनको क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ा या ना एनिमल स्टडीज़ के थ्रू जाना पड़ा, डायरेक्टली इनको पता था ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा चल रहा है, हम ये एक्टिव इंग्रेडिएंट कहीं से परचेज़ करेंगे, उसमें इनएक्टिव मिलाएंगे और अपना प्रोडक्ट बना के बेच देंगे। तो वो जो काम हुआ कि तुमने अपना इनएक्टिव प्रोडक्ट ऐड करा और सारा कुछ खुद बना के बेच दिया, वो हो जाते हैं जेनरिक ड्रग्स। मतलब तुमने एक तरह से कॉपी करा जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जिस बंदे की मोनोपोली थी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, अगर मेरे को इस चीज़ को ऐसे समझाना है, मान लो मैंने ये बोला कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एक टेबलेट है, राइट। तो मैंने ये बोला जो एजी होती है ये एक कंपनी है, ठीक है, जो एजी है एजी 500, जो उसका जो एक्चुअल नाम है वो है एजिथ्रोमाइसिन, राइट। अगर मेरे को ये बोलना है तो एजिथ्रोमाइसिन क्या हुआ, मैं अगर जाके किसी भी केमिस्ट की शॉप पे बोलती हूँ मुझे एजिथ्रोमाइसिन 250 या 500 दे दो, तो वो मैंने बोला उसको जेनरिक ड्रग हो गया वो हमारा, ठीक है, जेनरिक ड्रग हो गया। जबकि मैं जो एजी 500 बोल रही हूँ ये किसी और कंपनी का नाम है, मतलब उस कंपनी ने इस नाम से लॉन्च करी है, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन भी एजिथ्रोमाइसिन ही है। अगर मैं यहाँ पर जाके बोल देती हूँ कि मुझे एजिथ्राल दे दो, तो भी उसमें एजिथ्रोमाइसिन ही है। अब दोनों में फ़र्क इतना है कि वो ब्रांडेड है, समझ रहे हो। अगर मैंने ये बोला कि मेरे को एजिथ्रोमाइसिन चाहिए थी, तो ये तो हो गया हमारा जेनरिक ड्रग। अगर मैंने वहाँ जाके ये बोल दिया कि नहीं मुझे एजिथ्राल या फिर एजी 500 चाहिए, तो ये हो गए हमारे ब्रांडेड ड्रग्स। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मान लो एक कंपनी ने उसको ब्रांड किया कि किसी नाम से निकाली, तो एजिथ्रोमाइसिन वाले ने एक नाम से निकाली, उसको ढूंढा, उसके ऊपर काम किया, फिर उसको एक ब्रांड नेम से लॉन्च कर दिया। अगर मान लो एजी का जो पेटेंसी है वो 20 इयर्स की थी, वो ख़त्म हो गई। अब एजी ने जितना भी कमा लिया, उसके बाद वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट था वो एजिथ्रोमाइसिन था, वो लिया और साथ में कोई और चीज़ मिलाई, तो दूसरी कंपनी ने एजिथ्राल बना लिया, ठीक है। तो एक एजिथ्राल एक डिफरेंट कंपनी होगी, वो किसी भी ब्रांड नेम से अब बेच सकता है ना, वो उसकी मर्जी। तभी क्या होता है, जब भी एक ब्रांडेड ड्रग स्टार्टिंग में आती है मार्केट में तो उसकी मोनोपोली होती है। बट अगर अब तुम जाओगे तो एक जो दवाई है उसका 700, 800, 1000 तक की सेम कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगी, क्योंकि हज़ारों कंपनीज बना रही हैं, सारों ने अपने अपने हिसाब से जेनरिक ड्रग्स निकाल दिए। अब वो इतनी सारी कंपनीज जब बना रही हैं तो इसलिए वो दवाई सस्ती हो गई। एक और रीजंस हो गए हमारे पास दवाई सस्ती क्यों है। दवाई सस्ती इसलिए क्योंकि एक तो अब वो ये जेनरिक मेडिकेशंस इसलिए चीप हो जाती हैं क्योंकि अब इन्होंने कोई क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू नहीं गए, ये इन्होंने कोई खर्चा नहीं करा और ये सारी कॉस्ट बच गई, इसलिए दवाइयाँ सस्ती हो गई। दूसरी चीज़ ये इसलिए भी सस्ती हो गई क्योंकि मार्केट के अंदर हज़ारों कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हज़ारों कॉम्पिटिटर्स हैं इसका मतलब तो अब तुम्हें मार्जिन कम मिलेगा और तुम्हें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, ताकि तुम उसको बेच सको। अब मोनोपोली ख़त्म हो गई, राइट। दैट इज़ वाई द जेनरिक मेडिकेशंस आर कंपैरेटिवली चीपर एज अकॉर्डिंग टू द ब्रांडेड ड्रग्स। हाँ, इसको एक्सटेंशन मिल सकता है 5 साल का, वो भी डिपेंड करता है। अगर तुमको रीपेटेंट कर दिया जाए, मतलब कि तुम उसको ये दिखा दो कि अब तक तुमने बोला था कि जो पैरासीटामोल है उसका क्या है, फीवर कम करने में एक्शन है। अब तुम 5 साल के बाद या 15 साल के बाद दोबारा लेके चले जाओ FDA पे न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू कि अब मुझे ये वाली पेटेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ जो पैरासीटामोल है उसका एक्शन पेन ख़त्म करने में भी है या एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है। तो अगर तुम्हारा कॉज दूसरा है तो हो सकता है तुम्हारे को पेटेंसी दोबारा मिल जाएगी, राइट। तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पेटेंट एनी कंपनी कैन प्रोड्यूस द ड्रग, राइट। जो अभी तक हमने समझा कि आफ्टर एक्सपायरेशन कोई भी कंपनी, अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसको नाम दिया जाता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जो FDA के अप्रूव होने के बाद अगर ड्रग बनता है उसको हम जेनरिक प्रोडक्ट बोल देते हैं, राइट। मार्केट द ड्रग एज अ जेनरिक प्रोडक्ट विदाउट पेइंग द लाइसेंस फीस टू द ओरिजिनल ओनर। अब ये नहीं, तुमसे ओनर कुछ नहीं कह सकता, जिसने ब्रांडेड बनाया था वो तुम्हारा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुमने अथॉरिटी से परमिशन ले ली है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में जो एडविल है ये क्या होता है, एक ब्रांडेड ड्रग है। अब ये ब्रांड है, अब जबकि जो आइबुप्रोफेन है
अगर तुमको मार्केट में जाके आइबुप्रोफेन लेना है तो तुम ऐसे ही ले सकते हो। अगर आइबुप्रोफेन लेने के अलावा मैं आइबुजेसिक बोलती तो वो एक और अलग ब्रांड ड्रग हो जाता, उसमें भी आइबुप्रोफेन ही मिलना था। कई बार ऐसा होता है जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसमें सिंगल नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस भी हो जाती हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अमोक्सिक्लेव है तो अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवलॉनिक एसिड, तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो कई बार कॉम्बिनेशन ड्रग्स भी हो जाते हैं, तो उसका कंबाइंड में मेडिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर वही चीज़ वो बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ जेनरिक ड्रग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स। अब उनको ट्रायल्स में नहीं जाना पड़ता, इसलिए देयरफॉर आर चीपर, इसलिए वो सस्ती होती हैं। आफ्टर द पेटेंट मैन्युफैक्चरर्स कैन टेक द ड्रग इनटू द मार्केट, इसलिए उनको दवाई कम रखनी पड़ती है क्योंकि कोई मोनोपोली नहीं होती, राइट। अब वाई जेनरिक्स आर नॉट पॉपुलर देन, अभी हमने बोला कि नहीं ऐसे ये सब मिथ है कि सस्ती हैं बट उसका चीप नहीं होती, मतलब क्वालिटी ख़राब नहीं है। हमने ये बोला कि सब बिल्कुल सेम है, ब्रांडेड की जैसी हैं वो दवाइयाँ, बिल्कुल डिट्टो सेम, हमने ये बोल दिया अभी। अब तक जब हम फिर इतना कॉमन क्यों नहीं है, जेनरिक प्रोडक्ट्स इतना फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं उसकी कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं है। बेसिक सी बात समझो ना, अगर तुम H&M के कपड़े ले रहे हो या फॉरएवर 21 के कपड़े ले रहे हो, वो इसलिए ले रहे हो क्योंकि उसकी एड्स आती हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट है, उसको पॉपुलराइज किया जाता है। और दूसरी चीज़, उसकी मार्केटिंग कभी भी नहीं होगी क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कभी नहीं चाहती कि उनका प्रोडक्ट सस्ता बिके। समझ रहे हो? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ ना उसका महंगा सा महंगा बिके, अगर लोगों को ये पता ही लग जाएगा कि हमारा और उनका प्रोडक्ट सेम है तो फिर लोग सस्ती चीज़ें लेने चले जाएंगे, राइट। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, या फिर गरीब लोग हैं या एवरेज लोग हैं, तो जिनको सस्ती दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ बेनिफिट ये है कि इंडिया में प्रमोशन होना चाहिए क्योंकि दे आर इक्वली गुड मेडिकेशंस, तो इसलिए प्रमोट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियंस कहीं ना कहीं इसलिए डेविएट हो जाते हैं बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू द फैंसी नेम्स। अगर जब तक उनको फैंसी ब्रांड के नेम्स ना दो, उनको लगता है कि हम कुछ खा लेंगे उसका गलत असर हो जाएगा, जबकि कोई गलत असर नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऐसा कहीं पे भी प्रूवन कोई आर्टिकल नहीं निकला, कोई पब्लिकेशन नहीं निकला कि अगर हमने जेनरिक ड्रग दिया है उसकी वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई हो। रादर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपको हमेशा जेनरिक ड्रग्स ही मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, इसलिए भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ी सी लीनियंट है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग एनी मेजर थिंग टू पॉपुलराइज द जेनरिक ड्रग्स। और एक और चीज़ ये भी है कि आपको अगर ड्रग की चेकिंग करनी है कि सारी कंपनी सही बना रही हैं, पहली बात तो FDA ऐसे कोई भी ड्रग को अप्रूव नहीं करता। दूसरी बात ये होता है अगर किसी के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं या रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद भी वापस ले लेती है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी कंपनी ने किसी ड्रग को बैन कर दिया या फिर किसी गवर्नमेंट ने किसी ड्रग को बैन कर दिया, बेशक वो क्लिनिकल ट्रायल्स में चली गई थी, कई बार फेज़ 4 ट्रायल्स में जाने के बाद मार्केट में आने के बाद भी वो ड्रग वापस ले ली जाती है क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं हैं जो उठा के फटाफट से हर केमिकल शॉप से या हर फार्मास्यूटिकल कंपनी से चेकिंग करें। इस वजह से भी हमारी कंट्री लैग कर रही है जेनरिक ड्रग्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने ये सारी बातें कर ली कि लो कॉस्ट होनी चाहिए, पेशेंट्स ब्रांडेड ड्रग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। अब चलते हैं स्टेप्स क्या गवर्नमेंट ने लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट किस चीज़ पे काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने इसमें एक काम किया था कि दिसंबर 2012 के अंदर उन्होंने एक स्टैचुरी स्टेटमेंट निकाल दी थी जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि सिर्फ लाइसेंस उन कंपनीज़ को मिलने वाला है जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जेनरिक ड्रग्स की, ठीक है। फिर एक और चीज़ निकाली गवर्नमेंट ने जिसको बोल दिया प्रधानमंत्री भारतीय जन आयुषधि योजना। अब उसके अंदर उसने क्या कहा कि हम हर जगह पे हर सिटी के अंदर हम ऐसी केमिस्ट की शॉप्स या ऐसे ही शॉप्स खोलने वाले हैं जहां पर सिर्फ जेनरिक ड्रग्स की प्रोवाइड की जाएगी। अब जेनरिक ड्रग्स का बोला तो गया था कि 3000 हम ऐसी शॉप्स खोलने वाले हैं, उसमें से भी 300 भी नहीं खुली, राइट। उसकी वजह से जो क्या है, जेनरिक ड्रग्स कंपैरेटिवली कम फेथफुल मानी जा रही हैं जब तक उसको पब्लिसिटाइज नहीं करा जा रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने डॉक्टर्स को बोला कि यू नीड टू प्रिस्क्राइब ओनली द जेनरिक मेडिसिन, मतलब
आपको सिर्फ और सिर्फ जेनरिक लिखनी है, नहीं तो आपके गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हुई जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए। अब डॉक्टर्स के साथ क्या डिलेमा है, मतलब वो किस चीज़ की कंफ्यूजन में है, शुड दे राइट द जेनरिक मेडिकेशंस और शुडंट दे राइट। तो उनको एमसीआई ने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुमको लिखना है, बट वो लिख क्यों नहीं रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि कुछ 10-15% डॉक्टर्स ऐसे भी इन्वॉल्व होते हैं जो प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं सिर्फ ब्रांडेड मेडिकेशन, बिकॉज उनका कुछ कमीशन सेट होता है या उनकी एमआर से या उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से उनको कुछ ना कुछ आ रहा होता है। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं है पर्सनली, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं वो लिख देंगे, बट उसमें भी कुछ डॉक्टर्स 30% 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो नहीं चाह रहा जेनरिक लिखना। अब उसका क्या रीज़न है? उसका एक मेजर रीज़न ये है कि इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जेनरिक इज़ वेरी कॉमन, राइट। तो अब जब एक डॉक्टर है जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसने उस 20 सालों के अंदर इतनी सारी मेडिकेशंस दी, चेंज करी, और उसमें से कुछ ब्रांड चूज़ करे कि इस मेडिकेशन और इस ब्रांड की सबसे अच्छी दवाई है, या उसको उसके पेशेंट्स ने रिस्पॉन्ड बैक किया या फीडबैक दिया कि डॉक्टर साहब इससे ठीक हो रहे हैं और इससे नहीं ठीक हो रहे हैं, तो उसने जो अपनी नॉलेज गैदर करी थी वो सारी की सारी अब गवर्नमेंट बोल रही है कि रहने दो, ख़त्म करो और तुम जेनरिक पे वापस आ जाओ। अब उस डॉक्टर का उस पर फेथ बना हुआ था और उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करा था, तो एक तो ये नुकसान है, इसलिए लोग जेनरिक ड्रग्स पे नहीं उतर रहे, डॉक्टर स्पेशली। दूसरा ये है कि इतना हैवी क्राउड्स होता है ओपीडीज़ के अंदर। अगर आप एक दिन की ओपीडी में 200 पेशेंट देखने वाले हैं, तो अगर आप जेनरिक लिखने बैठेंगे तो फिर तो हो गया। मतलब जेनरिक लिखने में प्रॉब्लम क्या है? जेनरिक लिखने में एक प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकेशंस हैं, अगर सिंगल ड्रग है, मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया एजी वाला, अगर वो एजी 500 लिखते हैं हम तो फटाफट से हो जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन लिखना चलो वो भी कोई बात नहीं, बट कभी कभी कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं और कुछ कुछ जेनरिक ड्रग्स इतनी ज़्यादा होती हैं, एक जो प्रोडक्ट है उसमें 20 ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या डॉक्टर 20 ड्रग्स लिखने वाला है अपने उस प्रिस्क्रिप्शन में? तो 20 ड्रग्स तो पहली बात याद नहीं रहने वाली हर कॉम्बिनेशन की, और दूसरी चीज़ अगर वो लिखने में बैठेगा तो मतलब कितने लिख सकता है? प्रैक्टिकल नहीं है ना, दिस इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन ना। क्या ये डुएबल है? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या तुम 1-2 दिनों की तो बात है नहीं ना, हर रोज़ तुमको एक ही उस पेपर के ऊपर कितनी कितनी मेडिकेशंस लिखनी है। तो अब ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी पूरी तरह से जेनरिक ड्रग्स नहीं लिख पा रहे हैं, राइट। अब तुम इसमें डिफरेंस देखो, अगर हम यहाँ पर एक टेबल है उसके अंदर समझने की कोशिश करो वो यहाँ क्या कह रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं जो पैरासीटामोल है, जो नॉर्मल उसका प्राइस है वो 2.45 रुपीज़ है, जबकि जो क्रॉसिन एक ब्रांडेड नेम है वो ड्रग किस नाम से बेची जाती है या कितने रुपीज़ में बेची जाती है? ₹11 में। इन कॉस्ट का बहुत फ़र्क है, जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड है ना। अगर एजिथ्रोमाइसिन 2 अगर एजी है तो वो उसका रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब वो जो दवाई है वो 107 रुपये की हो गई, जो पहले सिर्फ 41 रुपीज़ की थी, ठीक है। तो अब इस चीज़ के डिफरेंस को हमने समझ लिया है कि जेनरिक और ब्रांडेड में फ़र्क क्यों होता है, बट सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम इन द सेंस, अगर सब कुछ ही सेम था तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, एक चीज़ यहाँ पर हमेशा समझना कि सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस उसमें टेस्टिंग नहीं होएगी। हम यहाँ पर करते हैं कुछ BA-BE स्टडीज़। BA-BE स्टडीज़ क्या होती हैं? बायो इक्विवेलेंस एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़। अगर हम एक ड्रग को उसका बायो इक्विवेलेंट बताना है, हम ये बोल रहे हैं कि एक जो जेनरिक ड्रग है उसको ब्रांडेड ड्रग के इक्वल तब मानेंगे अगर वो बायो इक्विवेलेंट है। अब बायो इक्विवेलेंट क्या होता है? जो BA-BE स्टडीज़ होंगी उसके अंदर क्या निकलेगा, अगर दो ड्रग्स उनका बायो इक्विवेलेंस सेम है, मतलब उनका रेट सेम होना चाहिए। किस चीज़ का रेट? जो उनका रेट, मतलब जो Cmax, Tmax और एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन एरिया अंडर द कर्व, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। अगर वो ड्रग, ये सारी चीज़ें सेम हैं, ये दोनों चीज़ें सेम मैटर करती हैं, सेम कंडीशन के अंदर, सेम डोज के अंदर सेम इफेक्ट ला रहा है, तो हम उस ड्रग को बोल देते हैं वो बायो इक्विवेलेंट है। अगर वो बायो इक्विवेलेंट है तो हम उसको एक NDA एप्लीकेशन के साथ अप्रूव करा सकते हैं कि हम सेम ड्रग लॉन्च करना चाहते हैं और हमारा ड्रग बिल्कुल सेम बायो इक्विवेलेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज क्या कर सकते हैं? हमने एक्टिव प्रिंसिपल को सेम रखना है।
उसके बाद जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम बदल सकते हैं। तुम कलर चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, टेस्ट चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। बट हम क्या चेंज नहीं कर सकते, जब तक उसका बायो इक्विवेलेंट नहीं आ जाता तब तक वो प्रोडक्ट हम उसको FDA का अप्रूवल नहीं करा सकते। ठीक है, FDA ने और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी, वो ऐसे डाटा मांगता है कि पहली बात वो बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट से सेफ्टी और उसकी एफिकेसी की टेस्टिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस चेक की जाती हैं, इनएक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मुलेशन चेक करा जाएगा, एक्चुअल ड्रग प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, लेबलिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। FDA ये चेक करता है कि वो कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं ला रही, सेम वैसी की वैसी है जैसे पुरानी ड्रग थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जाके चेक की जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उसकी क्वालिटी ख़राब है या चीप मेडिकेशंस है, हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि FDA उसके बिना अप्रूवल ही नहीं दे रहा। तो सारा कुछ सेम है। तो हमको बेसिक नीड क्या है इस समय कि हम उन जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करें, और अगर हम ये सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको खुद इसको एक्शन में लाना है। हमें खुद लोगों को बताना है, या तुमसे कोई लोग पूछते हैं या तुमसे कोई प्रिस्क्रिप्शन मांगता है तो जेनरिक को प्रमोट करो और उनको बोलो नहीं, जो तुमको वहाँ पर सस्ती दवाई लगे, जो जेनरिक दवाई लगे वो लो। सस्ती मीन्स ख़राब नहीं होती हमेशा, तुमको सिर्फ कॉम्बिनेशंस बताने हैं वहाँ जाके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस, तुमको ब्रांड नेम्स नहीं बताने, ताकि फिर तुमको वहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि जो सिप्ला और रेनबेक्सी है उन्होंने तो ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करा है ताकि वो उसका वो अब बेनिफिट ले सके। एक टाइम पे उनकी मोनोपोली थी, अब उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई, तब भी वो अपने जो ड्रग्स हैं उनको पता है कि अब हमारा इतना नेम है तो हम उसको इतने बड़े उस पर लॉन्च कर सकते हैं, इतने ज़्यादा प्राइसेस पे बिक जाएगी हमारी। और जेनरिक ड्रग्स को अगर प्रमोट करना है तो मुझे लगता है कि टोटल इनिशिएटिव होना चाहिए, इंडिविजुअल इनिशिएटिव तो होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट उन चीज़ों पर मार्क लगा देना चाहिए, मतलब कि रेंज होनी चाहिए मेडिकेशंस की, कि इतने से इतने में ही एक कंपनी लॉन्च कर सकती है या मार्केट कर सकती है, तब जाके जो दवाइयाँ हैं उनके रेट्स ऑप्टिमम होंगे या फिर मिनिमम होंगे, कि जितना इतना ही रख सकते हो तुम, कि 20 से 50 रुपए के बीच में ही रहनी चाहिए। तो कोई भी कंपनी उसको फिर 500 करके नहीं निकाल सकती, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जेनरिक ड्रग के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब एक और लास्ट स्लाइड समझ लेते हैं। एक ये एक्ट दिया गया था, हैच-वैक्समैन एक्ट इन 1984। दिस वाज आल्सो identified by the Drug Price Control Patent Term Restoration Act of 1984। अब इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का? एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको कॉस्ट एसोसिएटेड विद द अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग, ये कॉस्ट रिड्यूस करनी थी, मोटिवेट करना था लोगों को कि जेनरिक ड्रग लो, जेनरिक ड्रग के मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना था, और साथ में इजी और अर्ली एक्सपेरिमेंटल यूज़ के अंदर ड्रग्स को लाना था। ठीक है, तो इसमें रीसेंट थिंग क्या है? रीसेंट थिंग ये है कि जो इंडिया है कि बहुत लीडिंग कंट्री है, जो मतलब जिसने 2019-20 के अंदर इतना टर्नओवर दिया है यूएस मार्केट से, मतलब इतना एक्सपोर्ट का टर्नओवर है इसका $20 बिलियन। तो इसका मतलब जो जेनरिक ड्रग्स हैं या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड भी। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो, उसको सही दवाई मिले, उसके एडवर्स रिएक्शंस ना हो। और जेनरिक ड्रग्स आजकल न्यू ट्रेंड है। इट इज़ अबाउट द जेनरिक ड्रग विच इज़ इक्विवेलेंट टू द ब्रांडेड ड्रग। इट इज़ जस्ट कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग जेनरिक प्रेफर नहीं कर रहे। और हमें इस चीज़ को समझ के, जो कि हमने ये लेक्चर सुन लिया या हमने ये बात को समझ लिया, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स के टुवर्ड मूव करना है। So I tried my best to explain you people out. If you still have any doubts, then do comment in the comment section. If you like my teaching, then do hit the like button on this video. If you want to listen more, then do subscribe to my channel. And thank you so much for listening. Happy learning. Bye bye.